Morning, students. Today we are going to discuss the 11th chapter of history, Rise of Indian Nationalism. In this chapter, we will discuss how the educated Indians started spreading the uh, freedom thoughts or nationalism in India and how it affected the overall country. First of all, here we discuss what is the nationalism. As given here, nationalism is a sense of oneness born out of sharing the same geographical territory, the same culture and history, and similar aspirations to be independent of foreign dominations. स्टूडेंट्स, नेशनलिज्म एक ऐसी फीलिंग होती है जिसमें उस पर्टिकुलर कंट्री या रीजन के लोग एक ही मतलब आपस में एक तरीके से जुड़ने लगते हैं और उन्हें अपनी हिस्ट्री कल्चर इन सब का इस पर एक प्राइड होने लगता है। उनको अपने रियलाइज़ होता है कि हमारी हिस्ट्री कितनी अच्छी थी और उसको फिर से रीस्टोर करने की कोशिश करते हैं। एंड यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो किसी फॉरेन अगर कंट्री का कंट्रोल है तो उससे भी फ्रीडम के लिए एक साथ उससे निकलना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं। British colonial rule brought India under the uniform law and unified administration. The British established railways, telegraph lines, and new roads, which improved communication among Indians living far apart. अब अभी तक इंडिया के लोग जबकि डेवलपमेंट नहीं हो पाया था तो वो एक दूसरे से कटे थे। एक रीजन में क्या हो रहा है दूसरे रीजन को पता नहीं होता था। बट ब्रिटिशर्स ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कंसोलिडेट करने के लिए जो डेवलपमेंट है यहाँ किए, उन सब का एक दूसरा इफेक्ट ये भी पड़ा कि जितने भी दूर के कनेक्टेड के जितने भी रीजन थे इंडियंस, वो लोग आपस में कनेक्ट होने लगे और एक जगह से दूसरी जगह तक आपस में थॉट को एक्सचेंज करना आसान हो गया। इंडियन हु रिसीव्ड वेस्टर्न एजुकेशन could communicate with one another in English. वो एक दूसरे से जो एजुकेटेड इंडियंस थे वो अपने थॉट्स को एक्सचेंज करने लगे। एंड देन दे टुक ए कीन इंटरेस्ट इन इंडियाज पास्ट एंड यूज द प्रेस टू स्प्रेड द फीलिंग ऑफ कल्चरल प्राइड। अब ऐसे ही एजुकेटेड इंडियंस ने प्रेस के थ्रू पूरे कंट्री में इस विचार को फैलाना स्टार्ट कर दिया कि कैसे हमारा जो पास्ट था या हमारी हिस्ट्री थी वो कितनी स्ट्रांग थी, और उससे लोगों को जोड़ना स्टार्ट कर दिया। एंड ऑल दिस लेड टू द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। और ये इन सब का रिजल्ट ये हुआ कि पूरे देश में एक नेशनलिज्म, एक यूनिटी की जो है फीलिंग पूरे कंट्री में स्प्रेड होने लगी। नाउ राइज ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस। The first ever impact was the political associations. यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन होने लगे जिससे कलेक्टिवली वो लोग इन ब्रिटिश पॉलिसीज़ को फेस कर सकें या उसके अगेंस्ट में एक रिवॉल्यूशन खड़ा कर सकें। यू हैव यहाँ पर देखिए ब्रिटिश पॉलिसीज़ इन इंडिया कॉज सेवरल रिवोल्ट्स एमंग वेरियस सेक्शंस of the people such as landless chiefs, peasants, tribes. यहाँ पर देखिए पहले आप लोगों ने देखा था बहुत सारे मुंडा रिवोल्ट और संथाल रिवोल्ट, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए थे यहाँ पर। एंड एक बड़े लेवल पर उसको नहीं ले जाया जा सका था। बट इन सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century the educated Indians grew dissatisfied with the certain British policies एंड एटीट्यूड्स। अब ये जो दूसरे हाफ में जो रिवोल्ट्स होना स्टार्ट हुए, इसमें एजुकेटेड इंडियंस ने इसको क्रिएट किया और इसमें बहुत सारे जो फैक्टर्स थे वो रिस्पॉन्सिबल थे। वन ऑफ देम वाज लॉर्ड लिटन्स पॉलिसीज़। लॉर्ड लिटन की जो पॉलिसीज़ थी वो भी इसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल थी। सम ऑफ द पॉलिसीज़ अडॉप्टेड ड्यूरिंग द लॉर्ड लिटन्स टेन्योर एज वाइसरॉय वर
particularly unpopular with the educated Indians. उस समय बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए गए जो कि उस समय जो एजुकेटेड इंडियंस थे उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. In 1877, maximum age for appearing in ICS examination was lowered, and Lytton increased taxes in India to meet the useless military expenses. लॉर्ड लिटन ने अपने उस समय टैक्सेस को मिलिट्री को डेवलप मेंटेन करने के लिए बहुत सारे अननेसेसरी टैक्सेस बढ़ा दिए थे. और साथ ही 1877 में जो सिविल सर्विसेज थी उस समय उसकी मैक्सिमम एज थी 21 ईयर्स, उसको कम करके 19 ईयर कर दिया गया. इट वॉज द ओनली मोटिव दैट टू मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर द इंडियंस. इसका पर्पज़ यही था कि वो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाए कि कोई भी इंडियन सिविल सर्विसेज में ना आ सके. लॉर्ड लिटन पास्ड आर्म्स एक्ट टू डिनाई इंडियंस राइट टू पजेस वीपन्स. आर्म्स एक्ट का भी उन्होंने उसी समय बनाया ताकि कोई भी इंडियन अपने पास किसी तरह का वीपन ना रख सके. वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट टू स्टॉप द इंडियन प्रेस फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग ब्रिटिश पॉलिसीज. और इसमें ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी बनाया गया जिसमें अगर किसी भी ब्रिटिश पॉलिसीज़ का अगर उसमें क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे, अगर कोई करता था तो तुरंत उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता था. नाउ अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशंस. नाउ उस समय कौन कौन से पॉलिटिकल एसोसिएशंस क्रिएट किए गए उनको हम लोग यहाँ पर देखते हैं. अराउंड 1850s educated Indians started forming political associations to vote their discontent, to voice their discontent and to demand greater participation of Indians in administration. एजुकेटेड इंडियंस का जो ये पर्पज़ था वो यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाए जाएं ताकि लोगों को उससे जोड़ करके और एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन दिया जा सके. इससे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि ब्रिटिश पॉलिसीज़ जो इंडियंस के अगेंस्ट थी उस पर एक रोक लग सकेगी. इन द 1860 दादा भाई नौरोजी हेल्प्ड स्टार्ट द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन इंग्लैंड. दादा भाई नौरोजी ने 1860 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन. ये इंग्लैंड में ही इन्होंने बनाया था और इसका पर्पज़ था कि ताकि जो वर्ल्ड के जितने भी इंडियंस हैं जो कंट्री से बाहर हैं वो सब एक साथ जुड़ें और कंट्री के लिए एक फेवरेबल स्टेप लिया जा सके. ही रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. उन्होंने दादा भाई नौरोजी ने एक बुक भी पब्लिश किया जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. इट वॉज अ वेरी इम्पॉर्टेंट बुक एंड लैंडमार्क फॉर द इंडियंस. इस बुक में इन्होंने ये पूरा एक्सप्लेन किया कि हाउ द ब्रिटिशर्स आर टेकिंग अवे द मनी फ्रॉम कंट्री एंड सेंडिंग इट टू द देयर ओन कंट्री. ब्रिटिशर्स कैसे अपने यहाँ से पूरा पैसा अपने कंट्री में भेज रहे हैं. एंड फॉर दिस पर्पज ही गिवन ए ड्रेनेज थ्योरी. एक ड्रेनेज सिस्टम बताया उन्होंने कि कैसे यहाँ का पूरा पैसा ब्रिटेन चला जा रहा है. तब लोगों की समझ में आया कि कैसे यहाँ की इकोनॉमी डाउन हो रही है. पूना सार्वजनिक सभा was established in 1870 by M.G. Ranade, गोपाल कृष्ण गोखले एंड अदर्स. गोपाल कृष्ण गोखले और M.G. रानाडे ने भी एक पूरा सार्वजनिक सभा बनाई. In 1876 सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड अदर्स established एसोसिएशन इन कैलकाटा. कलकत्ता में भी इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने मिल करके. सो दिस वे वी कैन सी डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड टू बिल्ड. नाउ नेक्स्ट contentious issue started in the with the Ilbert Bill. Ilbert Bill में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे और इशू स्टार्ट हुए. Viceroy Lord Ripon, who succeeded Lord Lytton, introduced the Ilbert Bill. The bill permitted Indian judges to try Europeans in district level court. The Europeans strongly opposed the bill, thus clearly showing
their racial arrogance. The protest ultimately caused the bill to be replaced by a milder version in which Europeans were to be tried by the jury consisting of Indians and Europeans. नाउ इल्बर्ट बिल जो कि लॉर्ड रिपन के समय में आया, उसमें यहाँ पर एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ था कि जो भी ब्रिटिश या यूरोपियंस थे या ब्रिटिशर्स थे, उनकी केस की हियरिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इंडियन जज कर सकते हैं. नो डाउट इट वाज ए गुड डेवलपमेंट दैट टाइम, बट यूरोपियंस स्ट्रांगली अपोज द बिल. और जितने भी यूरोपियंस थे या ब्रिटिशर्स थे, उन लोगों ने इसका अपोज करना स्टार्ट कर दिया. और इससे शो होता है कि उनके अंदर जो एक रेशियल एरोगेंस था, उनके अंदर अपनी नस्ल से संबंधित जो उनका घमंड था वो बहुत ज़्यादा था. इससे शो होता है कि वो इंडियंस को कितना लो ग्रेड का समझते थे. एंड इस प्रोटेस्ट की वजह से अब एक इंडियन डायरेक्टली उनके केसेस को नहीं सुन सकता था, और अब एक जूरी बना दी गई जिसमें एक इंडियन जज रखा जाता था बस. सो दिस वे यू कैन सी हियर हाउ द ब्रिटिशर्स started their discrimination with India. The Indians now felt the urgent need for all India organization to represent them. So अब एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट फील होने लगी जिससे पूरे कंट्री के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बन सके जो पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करे. एंड दिस वे नेशनल कांग्रेस का एक जो बर्थ थी वो स्टार्ट हुई. एंड स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम लोगों ने देखा, फिर इसके जो बाद के पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो टिल देन हैव ए नाइस डे.